नमस्कार दोस्तों, मैं पोखरराम बामणिया और आप देख रहे हैं बामणिया बायोलॉजी एंड न्यूज़। आज हम इस क्लास के अंदर बात करने वाले हैं ग्लाइकोलाइसिस के बारे में। ग्लाइकोलाइसिस ग्लाइकोलाइसिस देखिए, ग्लाइकोलाइसिस के बारे में बात करें, शब्द के ऊपर यदि जाते हैं तो ग्लाइको प्लस लाइसिस मतलब क्या होगा? शर्करा। लाइसिस का मतलब होता है तोड़ना और ग्लाइकोज का मतलब ग्लूकोज। तो ग्लूकोज को तोड़ना, ग्लूकोज को तोड़ना सिंपल मतलब हो जाएगा ग्लूकोज को तोड़ना। अब इसके अंदर ग्लाइकोलाइसिस के अंदर जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज जिसमें कि 6 कार्बन होते हैं, ये ग्लूकोज पाइरुविक अम्ल के 2 अणुओं में टूटता है। पाइरुविक अम्ल जिसमें 3 कार्बन होते हैं, इसलिए पाइरुविक अम्ल के कितने अणु बनेंगे? 2। तो सिंपल परिभाषा, अब ये श्वसन का एक प्रोसेस है। श्वसन के दौरान ग्लूकोज का एक अणु पाइरुविक अम्ल के 2 अणुओं में टूटता है। इस क्रिया को ग्लाइकोलाइसिस कहा जाता है। अब ये क्रिया कहाँ पर होती है? सर्वप्रथम ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है, मतलब साइटोप्लाज्म। ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म के अंदर संपन्न होती है। अब ग्लाइकोलाइसिस का जो प्रोसेस है, ये श्वसन चाहे वायवीय हो चाहे अवायवीय हो, यह दोनों श्वसन में कॉमन रूप से काम करेगा। तो ग्लाइकोलाइसिस वायवीय और अवायवीय दोनों में काम करता है। ये ग्लाइकोलाइसिस जो है, ये वायवीय श्वसन हो चाहे अवायवीय श्वसन हो, दोनों के अंदर ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया संपन्न होती है या यह पाया जाता है। अब यह एक ऐसा प्रोसेस है कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो गैस है, इसका कोई लेना देना नहीं है। न तो इसमें ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है, न ही ऑक्सीजन का कहीं उपयोग होता है, न ही इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है और न ही कार्बन डाइऑक्साइड का कहीं उपयोग होता है। तो देखिए, इसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों गैसें मैंने एक साथ लिख ली। इनका न तो उपयोग होता है और न ही ये कहीं बनती है। इस प्रोसेस के दौरान न तो ऑक्सीजन का उपयोग होता है, न ही कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है, न तो ऑक्सीजन बनती है इसमें और न ही कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। ग्लाइकोलाइसिस को ईएमपी पथ कहा जाता है। ईएमपी पथ भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कि इसके जो खोज करता है, ग्लाइकोलाइसिस के खोजकर्ता 3 वैज्ञानिक है, और ये जो 3 वैज्ञानिक है, इनके जो नाम है, उस आधार पर ही ग्लाइकोलाइसिस को ईएमपी पथ या ईएमपी पाथ भी कहा जाता है। तो देखिए, ई का मतलब है वैज्ञानिक का नाम एम्बडन, एम का मतलब है मेयर ऑफ, और पी का मतलब है पारानास। ये 3 वैज्ञानिक है। इन 3 वैज्ञानिकों ने मिलकर 1930 के अंदर इस ग्लाइकोलाइसिस की खोज की, इसलिए इसको ईएमपी पाथवे कहा जाता है। ग्लाइकोलाइसिस के अंदर श्रृंखलाबद्ध 10 रासायनिक अभिक्रिया होती है, या यह जो ग्लाइकोलाइसिस है 10 चरणों में संपन्न होता है। कितने चरण है इसमें? 10। ग्लाइकोलाइसिस के अंदर 10 चरण होते हैं, या हम ये कहें कि 10 प्रकार की इसमें जैव रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। एक ग्लूकोज के अणु से 2 पाइरुविक अम्ल के अणुओं का निर्माण 10 श्रृंखलाबद्ध अभिक्रियाओं के माध्यम से संपन्न होता है। इस क्रिया को ग्लाइकोलाइसिस कहा जाता है। तो इस प्रकार ग्लाइकोलाइसिस के बारे में सामान्य बात हुई। देखो, सबसे पहले ग्लूकोज से बनता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज से किसका निर्माण हो गया? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट।
ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से बनेगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से बनता है फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट से अब यहां पर 3 कार्बन वाली शर्कराओं का निर्माण होता है। मतलब इसमें ग्लूकोज के अंदर कितने कार्बन है? 6। इसमें कितने कार्बन है? 6। इसमें कितने कार्बन है? 6। और इसमें भी कितने कार्बन है? 6। अब यहां पर जो 2 अणु बनेंगे वो बनते हैं 3 कार्बन वाले, और वो बनते हैं, देखिए, DHAP। इसमें कितने कार्बन है? 2। और दूसरा अणु बनता है 3PGAL। इसमें कितने कार्बन है? 3। अब यहां पर ये जो 2 अणु बनते हैं, ये भी 3 कार्बन है, ये भी 3 कार्बन है। भले ही हम मान लें कि एक ये बन गया, दूसरा ये बन गया, या फिर दोनों ही ऐसे बन गए, या फिर दोनों ही ये बन गए, तो इसका नाम होगा DHAP का डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, और इसका नाम होगा फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड। अब इसमें दोनों में से कोई भी एक ये म्यूटेंट है, उत्परिवर्तित है, एक दूसरे में चेंज होने वाले हैं, तो इसमें हम किसी एक को ले लें, भले आप इसको ले लें। 3PGAL है, जो 3PGAL, मान लो हमने कह दिया कि हमने 3PGAL के कितने अणु बन गए? 2 बन गए। अब 3PGAL से बनेगा 1,3-डाई-PGA। 1,3-डाई-PGA। अब यहां पर ये अणु कितने होंगे? ये अणु होंगे 2। क्यों? क्योंकि इसमें कितने कार्बन है? 3। 1,3-डाई-PGA, 3 कार्बन वाले 2 अणुओं का निर्माण हो जाएगा। अब 1,3-डाई-PGA से बन जाएगा 3PGA। 3PGA। 3PGA के बाद में बन जाएगा 2PGA। इससे बन जाएगा 2PGA। 2PGA से बनेगा 2PGA। PGA की फुल फॉर्म है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब इससे बनेगा 2-फॉस्फोइनोल पाइरुविक एसिड, और अंत में इससे बन जाएगा पाइरुविक एसिड। पाइरुविक एसिड। इस तरह से ये 10 श्रृंखलाबद्ध अभिक्रिया है, इनके द्वारा या इसके तहत ग्लाइकोलाइसिस की जो क्रिया है वो संपन्न होती है। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का जब निर्माण होता है, तब यहां पर जो पहला स्टेप है, यहां पर एक ATP खर्च होता है, और ये जो यहां से फॉस्फेट निकलेगा वो फॉस्फेट ग्लूकोज के साथ जुड़ जाएगा और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का निर्माण करेगा। अब यहां पर जो एंजाइम होता है, क्योंकि ये जैव रासायनिक अभिक्रियाएं एंजाइम के बिना संपन्न नहीं होती है, तो यहां पर एंजाइम है काइनेज। चूंकि 6 कार्बन वाली शर्करा के ऊपर ये एंजाइम काम करता है, इसलिए इसको हेक्सोकाइनेज कहा जाता है। हेक्सोकाइनेज ये एंजाइम। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन रहा है, तो ये एक दूसरे के समावयवी है, एक दूसरे के समावयवी है। तो यहां पर जो एंजाइम है वो है आइसोमरेज। एक दूसरे के समावयवी होने के कारण आइसोमरेज। अब यहां पर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट है, इसका मतलब यहां पर एक ATP और खर्च होता है। ये ATP से क्या बन गया? ADP। क्योंकि यहां पर फॉस्फेट 2 हो गए, तो फॉस्फेट कहां से आएगा? फॉस्फेट तो ATP से आएगा, तो ATP खर्च हो गया। एक ATP यहां खर्च हुआ, दूसरा ATP यहां खर्च हुआ। अब यहां पर भी एंजाइम कौन सा है? काइनेज। अब ये काइनेज एंजाइम इसके ऊपर काम कर रहा है, तो इसको फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम कह सकते हैं। तो मैं यहां शॉर्ट में लिख रहा हूं काइनेज। काइनेज, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज।
अब काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में एटीपी खर्च होता है, तो यहाँ पर मैग्नीशियम आयन की भी जरूरत रहती है, Mg2+ आयन, Mg2+, यहाँ पर भी होगा Mg2+। अब फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, यहाँ पर एक एंजाइम है जिसका नाम है एल्डोलेज। एल्डोलेज एंजाइम की उपस्थिति में फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट दो अणुओं का निर्माण करता है। दोनों अणु 3-3 कार्बन वाले हैं। एक का नाम है DHAP, दूसरे का नाम है 3PGAL। सॉरी, DHAP की फुल फॉर्म पूछी जाए डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, PGAL की पूछी जाए तो फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड। अब इसमें फॉस्फेट है 3 नंबर पे है, इसलिए 3-फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड इसका निर्माण होता है। अब ये एक दूसरे में परिवर्तित हो सकते हैं। ये DHAP इसमें बदल सकता है, PGAL में, PGAL है वो DHAP में बदल सकता है, इसलिए ये मैंने इस तरह से बताया। अब 3PGAL जो है, 3PGAL यहां पर देखिए ये 3PGAL है, जबकि यहां पर 1,3-डाई-PG है, एक फॉस्फेट इसके अंदर ऐड हुआ है। तो यहां पर जो फॉस्फेट है वो आता है H3PO4 से। किससे आता है? H3PO4। H3PO4 से एक फॉस्फेट इसके अंदर जुड़ता है। इसके अलावा यहां पर NAD से NAD का निर्माण होता है, NAD, इससे NADH+H+ का निर्माण होता है। जब हाइड्रोजन का अणु बाहर निकलेगा, जब हाइड्रोजन का अणु बाहर निकलता है तो इसको विहाइड्रोजनीकरण कहा जाता है। विहाइड्रोजनीकरण की क्रिया के लिए एंजाइम है डिहाइड्रोजिनेज। एंजाइम का नाम क्या है? डिहाइड्रोजिनेज। यहां पर एंजाइम होगा डिहाइड्रोजिनेज। डी का मतलब है हाइड्रोजन को बाहर निकालना। अब यदि यहां पर हाइड्रोजनीकरण होता तो प्रोसेस हाइड्रोजनीकरण और एंजाइम हाइड्रोजिनेज इस तरह से होता। अब यहां पर 1,3-डाई-PGA है। देखो इसमें 3 कार्बन है, तो इसमें भी कार्बन कितने हैं? 3। अणु कितने हैं? 2। इसके कार्बन 3, अणु 2। यहां पर अणु 2 और कार्बन वही 3। यहां पर अंत में जो पायरुविक अम्ल बनता है, अणु बनेंगे 2, कार्बन कितने रहेंगे? 3। अब यहां पर 1,3-डाई-PGA से 3PGA बना। इसका मतलब एक फॉस्फेट का अणु बाहर निकला। जब एक फॉस्फेट का अणु बाहर निकलता है तो यहां पर ATP का निर्माण होता है। तो ADP से ATP का निर्माण हुआ। चूंकि ये 2 अणु हैं, 2 अणु 1,3-डाई-PGA से 3PGA का निर्माण हो रहा है, तो यहां पर 2 ATP बनेंगे। कितने ATP बनेंगे? 2 ATP का निर्माण होता है। अब 3PGA से 2PGA का निर्माण होता है, तो यहां पर एंजाइम म्यूटेज एंजाइम। फिर 2PGA से 2-फॉस्फोइनोल पायरुविक अम्ल का निर्माण हो रहा है। यहां पर एक एंजाइम है इनोलेज, एंजाइम है इनोलेज। इस एंजाइम की उपस्थिति में 2PGA से 2-फॉस्फोइनोल पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है। अंत में ये जो फॉस्फेट है ये भी बाहर निकलता है और ATP का निर्माण होता है। तो ADP से किसका निर्माण हो गया? ATP से। चूंकि ये भी 2 अणु हैं और ये भी 2 अणु हैं, तो यहां पर जो ATP बनेंगे वो भी कितने बनेंगे? 2 ATP का निर्माण होता है। तो इस तरह से ये जो ग्लाइकोलाइसिस है, इसके अंदर यदि हम ATP की गणना करें तो देखिए ATP खर्च कितने हुए पहले और तीसरे स्टेप के अंदर। देखो ATP खर्च कहां पर हुए? एक तो ये ATP खर्च हुआ और एक ये ATP खर्च हुआ। तो ATP खर्च कितने हुए? 2। डायरेक्ट ATP बने कितने?
डायरेक्ट एटीपी कितने बने? 2 तो यहां पर बने सबसे अंत में और 2 यहां पर बन गए। कितने एटीपी बने? 4। तो एटीपी अणुओं का लाभ, कितने एटीपी अणुओं का लाभ हुआ? 2 एटीपी अणुओं का हमें डायरेक्ट लाभ हुआ। इसके अलावा बीच में जो NAD से ये NADH+ बने हैं, यहां पर भी देखो ये 2 अणु है, मैंने यहां पर एक बताया, ये 2 अणु हैं, तो यहां पर NADH2 भी कितने बढ़ेंगे? 2। अब एक NADH+H+ से 3 एटीपी बनते हैं, तो देखो ये NAD है 2, इससे कितने एटीपी बन जाएंगे? 2 है तो 6 एटीपी बनेंगे, यहां पर 6 एटीपी। इस तरह से ग्लाइकोलाइसिस के दौरान हमें कितने एटीपी का लाभ होता है? ग्लाइकोलाइसिस के दौरान कितने एटीपी बनते हैं? तो 2 एटीपी तो ये और 6 एटीपी ये, कुल मिलाकर कितने एटीपी? 8 एटीपी। यहां लिख रहा हूं मैं, 8 एटीपी अणुओं का निर्माण होता है। इतने एटीपी अणुओं का हमें ग्लाइकोलाइसिस के दौरान फायदा होता है। वैसे टोटल एटीपी बनते कितने हैं? 10 कैसे बनते हैं? 6 ये और 4 ये, लेकिन 10 में से 2 एटीपी खर्च हो जाते हैं, इसलिए हमें जो कंप्लीट एटीपी का जो लाभ होता है, शुद्ध एटीपी हमें कितने प्राप्त होते हैं? तो 8 एटीपी प्राप्त होते हैं। सॉरी। अब देखो, इस प्रकार जो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस है क्या है, सामान्य जानकारी, और उसके बाद में इसका ये जो आरुखीय निरूपण है, इसके जो विभिन्न प्रकार के चरण हैं, विभिन्न जो जैव रासायनिक अभिक्रिया हैं, उसको हमने समझने का प्रयास किया। और अंत में एटीपी की जो गणना है, छोटा बड़ा सवाल एटीपी की गणना से बनेगा, और बड़ा सवाल है तो ये पूरा जो ग्लाइकोलाइसिस है इसके बारे में बन सकता है। इस प्रकार हमने आज के इस वीडियो के अंदर ग्लाइकोलाइसिस जो पाथवे है, ईएमपी जो पाथवे है, उसके बारे में डिस्कस किया। मिलते हैं नए वीडियो में नए बिंदु के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।